कहीं ये नहीं लिखा है कि किसके नेतृत्व चुनाव होगा। ये तो हमने बिगाड़ा है लोकतंत्र को। ये कोई राजशाही नहीं आ गई कि मोदी जी परमानेंट हो गए, आरएसएस परमानेंट हो गई। क्या गारंटी है कि 2024 में धराशायी होकर के ये कांग्रेस की हालत तो नहीं चले जाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब जनता उग्र होती है तो वो लंका की तरह राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ये चर्चा बेमानी है। एक दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। ये हर राजनीति, ये जितने लोग बैठे हैं तो बहुत समझदार, बड़े पुराने लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ जो ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसके चमचे, उससे धंधा करने वाले ब्यूरोक्रेट और उससे धंधा करने वाले पूंजीपति उसको पहले दिन से प्रधानमंत्री बनाना शुरू कर देते हैं। आप इतिहास देख लीजिए। और उस चक्कर में वो न मुख्यमंत्री रह पाता है न प्रधानमंत्री बन पाता है। सीधे मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश का कौन आदमी प्रधानमंत्री बना, जरा गौर करके देखिए। सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो प्रधानमंत्री बने वो बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, और कौन बना साहब, कोई भूल रहा हो याद दिला दीजिएगा। और वो सारे लोग भी केंद्र में गए, केंद्र में जाकर के और फिर उसके बाद बने। एक और सच बता दूं आपको कि प्रदेश सरकारों में कई बार कोई लोग बहुत पावरफुल रहे। चौधरी साहब का टाइम हमको याद है। चौधरी चरण सिंह की वो हनक थी, वो बहुत छोटे टाइम का मुख्यमंत्री रहे, बड़े कम समय के लिए। लेकिन जब भारत के वो गृह मंत्री बने थे जयप्रकाश आंदोलन के बाद, तो उनका कितना दबदबा और कितना डर था कि वो गृह मंत्री बने थे केंद्र के, लेकिन जिलों में लोगों ने 10 बजे के पहले दफ्तर में आना शुरू कर दिया था कि पता नहीं चौधरी साहब कहाँ छापा मार देंगे। वैसे उसकी एक फर्जी कहानी लोग चला रहे हैं। मैं भी एक टीवी पर देख रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में उस रेहर थाने में जाके छापा मारा, जो टोटल फर्जी 100% झूठ कहानी है। उनके छापे की एक दो कहानियां उनके पहले मुख्यमंत्री काल की जरूर है, लेकिन मैं जो कह रहा था, चौधरी साहब एक बेहतरीन मुख्यमंत्री थे, मेरे नेता रहे हैं, लेकिन उतने ही खराब केंद्र के गृह मंत्री, उससे भी खराब केंद्र के वित्त मंत्री और उससे भी खराब केंद्र के प्रधानमंत्री साबित हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी मैं सफल प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा किसी भी हालत में। उन्होंने देश का बड़ा नुकसान, उन्होंने देश का बोफोर्स के नाम पर बड़ा नुकसान किया है। उसके नाते हमारी सेना और हमारी सैन्य तैयारियां बहुत पीछे चली गई। मैं और कई नेताओं के नाम ले सकता हूं जो प्रदेश में रहने के दौरान बड़े धारदार थे, उनके मारे विधानसभा कांपती थी, लेकिन जब दिल्ली चले गए चूचू का मुरब्बा बन गए। मैं योगी आदित्यनाथ में आज की तारीख तक प्रधानमंत्री का कोई मटेरियल नहीं देखता हूं। वो मुख्यमंत्री लायक ही अभी तक अपने को नहीं बना पाए, प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? बुलडोजर चलाना डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो बताइए। फूल फैलाना संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है कि राज्य किसी धर्म में हिस्सा नहीं लेगा, राज्य का लोकतांत्रिक स्वरूप किसी धर्म का हिस्सेदार नहीं बनेगा, और ब्यूरोक्रेट जितने इस धर्म के हिस्सेदार बन रहे सब बर्खास्त हो जाने चाहिए। ये उनके जो रूल्स हैं अपनी नौकरी के, उसके खिलाफ है। धर्म मानना मेरा पर्सनल काम है, मैं मानूं, उसकी व्यवस्था आप इसलिए करिए कि कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ ना जाए, सड़क की व्यवस्था ठीक रहे, उसकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है, वो चाहे धर्म का काम हो। राज्य व्यवस्था जब धर्म में शामिल हो जाएगी तो एक बड़ा पुराना है कि धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा। ये बड़ी पुरानी कविता की लाइनें हैं। अगर धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो बस्ती बस्ती में अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा। और अश्वमेघ का घोड़ा कब जाता था? विध्वंस करने के लिए, राज के राज मरते चले जाते थे लोग, तब अश्वमेघ का घोड़ा अपनी सफलता प्राप्त करता था। हमें समझना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, ये जो पीएम का मामला है, मुझे लगता है कि ठीक है, चर्चा करने के लिए ये बहुत अच्छी बात कही थी इसके पहले अनिल साहब ने कि मजा लेने के लिए, और विनोद जी ने भी कहा अच्छा है कि कोई विषय ही नहीं रहेगा तो हम लोग बात क्या करेंगे। विषय ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 16 मई 2014 को 11 घंटे, मैं तो अब 2 साल से राजनीति में नहीं हूं कि क्यों लिखता पढ़ता हूं। नहीं सर, प्रधानमंत्री बनेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। 16 मई 2014 को, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले प्रदेश वाली बात कर रहा था, 16 मई 2014 को 12-13 घंटे में लगातार टीवी पर था। 12-13 घंटे लगातार, अगल बगल 2 कुर्सियां होती थी, उठ के दूसरे बैठ जाता था। एक टीवी चैनल पर रात के 10 से 11, जिसमें संदीप, शायद उस वक्त संदीप चौधरी उसके एडिटर थे उस समय, मैंने कहा था उस दिन कि मैं भारत के एक बहुत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा हूं। एक इफ लगा दिया था। अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा है तो जितने करोड़ लोग मुझे सुन रहे हो इस वक्त टीवी पे बैठे हुए, क्योंकि उस दिन पूरा भारत टीवी के सामने था, वो लिख के रख लें
कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। और उस दिन ऑन रिकॉर्ड है, विदेश नीति, अर्थनीति, महंगाई, जिन पर मुझसे जो सवाल पूछे गए थे, जो जवाब मैंने दिए थे, वो आज तक अक्षरशः सही साबित हुए हैं। मैं बहुत साधारण इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत आम आदमी हूं, लेकिन मेरे सारे जवाब सही साबित हुए हैं। इसलिए हमारा सवाल तो ये है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। चाइना अरुणाचल पर कब्जा कर लेगा कि नहीं कर पाएगा। चाइना किसी दिन और आगे घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा। हमारे आपके बैंक दिवालिया हो जाएंगे और हम उसके बाद एक एक पैसे को मोहताज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हम इतने बड़े कर्जदार हो जाएंगे कि देश हमारा दिवालिया दुनिया की निगाह में मान लिया जाएगा। हमारी रोजी रोटी चलेगी या नहीं चलेगी। हम बच्चों की फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हम और तमाम बुराइयां जो झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितना भयंकर भ्रष्टाचार है, उतना भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में भी नहीं था। भ्रष्टाचार था, लेकिन उससे बड़ा भ्रष्टाचार हम आज देख रहे हैं। हमारे बड़े मुद्दे वो है कि किसान कितनी आत्महत्याएं करेगा। मैंने अभी एक दिन लिखा था, एक दिन एक आदमी ने अपने बच्चों बीवी को फांसी लटका करके खुद फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? घर में खाने को नहीं था। अकेले आगरा में कोरोना काल से अब से लेकर 700 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, क्योंकि वो जीवन से संघर्ष से टूट रहे थे। वो खाने को नहीं उनके पास, बच्चों को पालने पोसने का पैसा नहीं था। और हम ठेकेदारी ले रहे हैं धर्म की। हम उनके घर में खाना नहीं पहुंचा सकते। मैं ईरान गया था मित्रों, आपको बताना चाहता हूं, आप लोग गए कि नहीं गए सुन लीजिए मेरी बात। मैं ईरान गया था एक डेलीगेशन में, एक और पत्रकार के रूप में गया था। वहां मुझे मालूम पड़ा कि वहां भीख मांगना सबसे बड़ा गुनाह है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। मैंने कहा फिर जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? बोले उसके पास लिए वहां आयता खुमैनी ट्रस्ट बना हुआ है। वो ये कह रहे हैं आप भीख क्यों मांगोगे, हमारे ट्रस्ट के पास आओ। जब तक पास कुछ भी नहीं होगा आपके पास, फीस से लेकर दवाई, पढ़ाई, खाना पीना हम सब देंगे। फिर जब मैं कुंभ में गया, मैंने वहां जगह जगह देखा तमाम डिब्बे लगे हुए थे सड़कों पर, जिसमें लोग अपने पैसे डाल जाते हैं। मस्जिद में नहीं देते, उन डिब्बों में डाल जाते हैं। वो डिब्बा कहाँ जाता है? वो खुमैनी ट्रस्ट के पास जाता है। हम उसी हिंदू को मरने दे रहे हैं, आत्महत्या करने दे रहे हैं। लाखों किसान नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार सहित लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। हम जिक्र किस पर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल कौन बनेगा? अरे भाड़ में गया प्रधानमंत्री। देश जिंदा रहना चाहिए, लोग जिंदा रहना चाहिए। इस देश का हिंदू बच्चा बीबी को लेकर आत्महत्या कर ले, शर्म की बात है। उन धर्म के ठेकेदारों के लिए शर्म की बात है। पूरे कोरोना काल में कहता रहा, कोई धर्म, कोई ठेकेदार, कोई मंदिर मस्जिद, कोई दिखाई नहीं पड़ा कोरोना में किसी को बचाता हुआ, कोई नजर नहीं आया। हम उनके चक्रों में उलझे हुए और देश को उलझाने लगे हुए। और कौन प्रधानमंत्री में क्या फर्क पड़ता है? जो चुने जाएंगे उनमें प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये देश की जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता किसको चुनेगी। उनमें जो योग्य होगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। एक अच्छा विचार आया है नया कि प्रधानमंत्री भी सर्वदलीय चुनी जाए और नेता विरोधी दल भी सर्वदलीय चुने जाए। विपक्ष में जितने लोग सत्ता के बाद बच जाए, उनमें सर्वदलीय नेता विरोधी दल भी चुना जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।